आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हमने जितने भी कर्व ट्रेस किए तो उनमें जो मेन है वो क्या है, एक कार्टेशियन है। या तो हमने इस टेक्निक से किए या फिर हमने किससे किए, पोलर से। वैसे पैरामेट्रिक भी किया, पर पैरामीटर का मतलब वही होता है एक्स और वाई किसी और पैरामीटर के फंक्शन होते हैं, उसको एलिमिनेट करते फिर कार्टेशियन मिल जाता है। तो मेनली कार्टेशियन और पोलर हमने अलग अलग किए हैं। आज से हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। एक साथ मतलब कर्व की क्वेश्चन आपको पता है। हो सकता है आपको तो कर्व ट्रेस करना है ना, तो हो सकता है कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कार्टेशियन में आसान हो, कुछ स्टेप ऐसे हो जो पोलर में आसान हो। तो आप ऐसे कीजिए, आपके पास जो इक्वेशन है लिखिए, उसे दोनों फॉर्म में लिख लीजिए। कार्टेशियन भी लिख लीजिए, पोलर भी लिख लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, कार्टेशियन से आप जितना कर सकते हैं वो कार्टेशियन से कर लीजिए, और जो नहीं हो रहा है उसको पोलर से कर लीजिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम दोनों चीज एक साथ करेंगे। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, ट्रेस द कर्व। ट्रेस द कर्व। कर्व क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर एक्स और वाई कॉम्प्लिकेटेडली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हो सकता है आपको डायरेक्टली रिलेशन ना मिल पाए। एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रखो आप, तो आपको आसानी से आर थीटा रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन इसका उल्टा होना जरूरी नहीं है। जैसे कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, आर इक्वल टू ए और थीटा के टर्म में थी, ए थीटा स्क्वायर बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो वहाँ पे हो सकता है उतना आसान ना मिले। कार्टेशियन में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे इस केस में है, ये देख लो। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, कार्टेशियन में हम बहुत लंबे टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं और अब तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। कार्टेशियन में सबसे पहले इसकी सिमेट्री चेक कर लीजिए। तो है क्या सिमेट्रिक? तो कैसे चेक करते हैं, एक्स की पावर देख लीजिए, तो है सारी इवन है, वाई की भी सारी इवन है। तो दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक हो जाएगा। दूसरा, पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट। बिल्कुल यस। क्यों? एक्स जीरो रख लो, वाई जीरो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसलिए ये कर्व ओरिजिन से जाता है। तो मैंने आपको बताया जैसे ओरिजिन से जाए आप तुरंत क्या कर लीजिए, टेंजेंट टेस्ट कर लीजिए वहाँ, ओरिजिन पे टेंजेंट क्या है। तो बहुत आसान है, हमने पूरा लेक्चर डिस्कस कर ही रखा है। तो y इक्वल टू प्लस एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे लिख लेते हैं टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। दो टेंजेंट है और वहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये नोड रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो नोड बना रहे हैं मतलब नोडल टेंजेंट आप लिख सकते हैं। तो इसी से काफ़ी आइडिया पता चल गया हमें। चलो क्या क्या पता चला वो यहीं पे मोटा मोटा आइडिया बनाने के लिए बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है हमको। अभी हमें जो भी करना होगा वो कर्व सिमेट्रिक है। देखो जितना हमें पता है, सिमेट्रिक है का मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड, इसके एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिक है, गिवन है। इसके अराउंड भी सिमेट्रिक है। दोनों के अराउंड सिमेट्रिक है, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रेस कर लो इसे। इधर जैसे दिखेगा, इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिक के कारण इधर भी वैसे दिखेगा। अब इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है तो जैसा ऊपर है वैसे नीचे, या यूं कहें इधर जैसा होगा वैसे इधर भी होगा, क्योंकि इसके अराउंड सिमेट्रिक है। उसके बाद इधर जैसा होगा वैसे इधर भी होगा। तो दोनों लाइन के अराउंड सिमेट्रिक होने के कारण केवल इतना में ट्रेस करो इसे, बस। बाकी सीधे कॉपी पेस्ट कर लो। और क्या जानकारी हमने अभी इकट्ठा की कि y इक्वल टू प्लस एक्स इसकी एक एक्सिस है और y इक्वल टू माइनस एक्स इसकी दूसरी टेंजेंट है। ऐसे कर लेते हैं इसे। तो ये दोनों क्या है, और नोड बना रही हैं। ये नोड बना रही का मतलब भी पता चल गया। हमने अभी यहाँ पे नोडल टेंजेंट लिखा हुआ है, मतलब ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा, तभी नोड बनेगा। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट है ओरिजिन पे। कुल मिला के ऐसे दिखेगा ओरिजिन पे कर्व। कर्व ऐसा होगा।
जिससे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स एक टेंजेंट ही हो जाएगी और एक टेंजेंट ये हो जाएगी। ओरिजिन पे हमने बना लिया। और क्या क्या पता चल रहा है, क्या पासेस थ्रू ओरिजिन, ये तो टेस्ट कर लिया। तो क्विकली आप एक टेस्ट और कर लीजिए, एक्स इसको कहाँ मिलता है, तो उन्हें इंटरसेप्ट से बोल दीजिए। तो आपको सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक है, बाकी आप गैस मार देंगे इंटरसेप्ट्स। लेकिन यहाँ पे आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू जीरो रखना है और दूसरी बार वाई इक्वल टू जीरो रख लो, एक एक करके तो रख सकते हैं आप। जैसे वाई इक्वल टू जीरो रखोगे, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक निकाल लेता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो एक्स टू द पावर फोर लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, इक्वल टू कितना मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मीन्स एक्स की दो वैल्यू हैं, एक प्लस ए और एक माइनस ए, और वो होनी ही थी। क्यों, अगर यहाँ पे कहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मिलना पड़ेगा उसे। और इसका रीजन क्या है, इसका सिंपल रीजन है कर्व सिमेट्रिक है। और ऐसे आप वाई इक्वल टू भी जीरो रख लीजिए, वाई इक्वल टू जीरो रख चुके हैं तो एक्स इक्वल टू जीरो रख लीजिए। तो एक्स इक्वल टू जीरो रखने से वाई टू द पावर फोर नेगेटिव माइनस वाई स्क्वायर होगा, रियल वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं नहीं इंटरसेक्ट करता है। तो इस पॉइंट से जाता है एक्स इक्वल टू ए, अगर मैं इसको कहूँ एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है। अगर इन दो पॉइंट से जाता है तो यहाँ पे टेंजेंट क्या है, क्विक टेस्ट कर लीजिए। इन दोनों पे जाता है, जैसे ही आपको ये पता चलता है तो ये पता भी कर लीजिए टेंजेंट क्या है। तो आप देखेंगे एक्स इक्वल टू ए खुद में टेंजेंट है, मतलब वर्टिकल्स। कैसे पता चला, टेंजेंट वाले टेस्ट से। आप डी वाई बाई डी एक्स से भी कर सकते हैं, हमने जितने मेथड बता रखे हैं उनमें से जो आपको अच्छे लगे उनको कर लीजिए। टेंजेंट्स वाले टेस्ट से एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए दो टेंजेंट होंगे, माइनस ए ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कर्व यहाँ से पास होता है तो एक ही लाइन खुद में टेंजेंट है यहाँ पे, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं ठीक पॉइंट पे। और दूसरा ये एक्स इक्वल टू माइनस ए लाइन हो गई और ये एक्स इक्वल टू ये हो गई। ये टेंजेंट है, मतलब कर्व कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, तो इधर फिर ऐसा दिखेगा। और वैसे भी हम निकाल ले चुके हैं, ये भी टेंजेंट है, ऐसा दिखेगा। अब क्वेश्चन है आगे कैसे बढ़ रहा है कर्व, जीरो तक कैसे आ रहा है, उसको भी टेस्ट कर लीजिए। क्या इसका कोई एसिम्पटोट है, टेस्ट कर लीजिए। आई भी एसिम्पटोट तो कर लीजिए, कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। जितने टेस्ट हमने बता रखे हैं एसिम्पटोट निकालने के मैंने 3-4 तरीके बता रखे हैं, सारे यूज कर दीजिए, कोई एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने स्लैंट एसिम्पटोट निकालने का तरीका बताया था, उसे भी यूज कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, आप कॉनकेविटी वगैरह इतना सारा कुछ टेस्ट करते हैं, यहाँ से आप तुरंत पोलर में शिफ्ट हो जाइए। जो ये कर्व है इसे आप पोलर में लिख लीजिए। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, बस इतना ही करना है। तो जैसे आप करोगे कन्वर्ट टू पोलर, तो पोलर के लिए क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाता है, लिख लीजिए। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वाले को मैं कर लेता हूँ, आगे आप खुद कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या है, एक्स टू द पावर फोर प्लस वाई टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर फोर प्लस वाई टू द पावर फोर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए स्क्वायर तो पहले से ही है, साथ ही में एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आर टू द पावर फोर है जो, वो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड आर स्क्वायर कॉमन है, उसको हटा सकते हैं उसे आप, क्योंकि आर नॉन जीरो है। तो राइट हैंड साइड कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा मीन्स कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस टू द पावर फोर थीटा प्लस साइन टू द पावर फोर थीटा, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर अब आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वो क्या है, आर जैसे जैसे वेरी कर रहा है जीरो से पाई बाय फोर की तरफ। पाई बाय फोर इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे पाई बाय टू तक का लेना है, कॉस टू थीटा है।
आप आसानी से देख सकते हैं आर डिक्रीजेस फ्रॉम, पहले 0 पे आप वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। आर डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू 0, कैसे पता चला? आर इक्वल टू 0 रख के थीटा इक्वल टू 0 रख के देख लो, आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स आर इक्वल टू ए है। तो आर कहाँ से? ए से 0 तक डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा आप और एक चीज देख लीजिए, 0 से π/4 तक कर चुके हैं हम, तो हमें π/2 तक का करना है। हमने क्या देखा? इसकी सिमेट्री है। हमने अभी क्या किया है, 0 से π/4 तक आर डिक्रीज होता है ए से 0 तक। इससे हमें क्या पता चला? 0 से π/4 तक का हम कर चुके हैं, ये लाइन π/4 है, तो ये डिक्रीज होते 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 0 आ रहा है। तो अब हमें इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है? π/4 से π/2 के बीच का, ठीक है? तो उसे भी डिस्कस कर लीजिए। अगर r π/4 से π/2 तक जाता है तो आप देखेंगे आर स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, आर स्क्वायर नेगेटिव। इसका मतलब कर्व का कोई भी पार्ट वहां नहीं है, कर्व का कोई भी पार्ट वहां नहीं है। Does any part of curve does not lie in π/4 to π/2, any part of the curve does not lie in π/4 to π/2। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है इस कर्व का, तो हमने पूरा ट्रेस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें 0 to π/2 तक ही ट्रेस करना था। जैसे ही ऊपर है वैसे ही नीचे भी हो जाएगा, अब सिमेट्रिक है तो वैसे ही इधर भी हो जाएगा। तो ये इस कर्व का शेप होगा। आप चाहें तो क्लियरली अब मेंशन करके बना सकते हैं। एक एक्स एक्सिस बना लीजिए, एक वाई एक्सिस बना लीजिए, एक वाई इक्वल टू एक्स बना लीजिए, एक वाई इक्वल टू -x भी बना लीजिए, और लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? वाई इक्वल टू एक्स। ये क्या है? वाई इक्वल टू -x लाइन। ये पॉइंट है A0 यहाँ पे कहीं पे, तो वहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, इसे वर्टिकल बना लीजिए और इसे यहाँ भी ला लीजिए, लगभग यहीं कहीं ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। और ये कर्व कैसा है? अब यहाँ पे आप एकदम क्लियर फिगर बना सकते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये टेंजेंट हो जाएगा और ऐसे, और फिर ये यूँ जाएगा और यूँ आ जाएगा। तो इस तरह से इस कर्व को आप दिखा सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ से पास होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम इतना सारी चीज़ें टेस्ट फटाफट करेंगे जिससे हम अगला भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान के चलो आपको ये कर्व ट्रेस करना है, y to the power 4 y to the power 4 minus x to the power 4, ये कर्व, ठीक है? तो अब एक एक स्टेप बोलने की जरूरत नहीं, अब आप समझ गए होंगे। जल्दी से इसकी सिमेट्री बताइए। तो कोई सिमेट्री नहीं है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट, नथिंग, और y इक्वल टू एक्स के अराउंड भी नहीं है। ओरिजिन से पास होता है और ओरिजिन इज ए नोड। ओरिजिन से पास होता है, यस, ओरिजिन से पास होता है। टेंजेंट क्या है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये दोनों टेंजेंट है। कैसे पता चला? टेंजेंट वाली कंडीशन आप यूज कीजिए जो कि हम स्टार्ट से बताते आ रहे हैं। तो क्या ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलता है कहीं पे? मतलब क्या इसके कोई इंटरसेप्ट्स हैं? इंटरसेप्ट्स नो। इंटरसेप्ट के बाद एक और चीज आ जाइए, क्या इसकी कोई एसिम्पटोट है? तो यस, एसिम्पटोट निकालने के हमने 3-4 तरीके बता रखे हैं, आप कोई भी यूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। जल्दी से इसकी एसिम्पटोट ये निकल जाएगी।
इससे आगे क्या कर लीजिए, कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इनको निकालने के बजाय आप इसको जल्दी से पोलर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ट्रांसफॉर्म टू पोलर, इससे हमें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब पता चल जाएगा। जैसे वहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट करते हैं, यहाँ पोलर में सीधे थीटा की वैल्यू रखो और देख के आओ, क्योंकि आपको थीटा 0 से 2 पाई तक वेरी कराना है। देख लो कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है और कहाँ कर्व नहीं है। ट्रांसफॉर्म टू पोलर, पोलर में क्या ट्रांसफॉर्म किया, थीटा को क्या करो 0, सबसे पहले इसको आर थीटा के फॉर्म में आप लिख लीजिए, तो 1/2 tan 2 थीटा आ जाएगा। ये आप करके देख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए थीटा की वैल्यू चेंज होगी 0 से, क्योंकि tan 2 थीटा है तो π/4 तक करो, 2 π/4 मान के चलो इस इंटरवल में है। तो 2 थीटा कहाँ तक जाएगा, अगर थीटा ये चेंज हो रहा है तो 0 से π/2 तक। तो आर स्क्वायर क्या होगा, ये 10 का फंक्शन है, तो आर स्क्वायर, ये दोनों एक ही इंटरवल है, आर स्क्वायर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब लगातार बढ़ता रहेगा। मोनोटोनिकली मतलब एक जैसा, मोनोटोनिकली इंक्रीजेज मतलब खाली बढ़ता ही रहेगा ये। तो कहाँ से कहाँ तक वो भी आप देख लीजिए। जैसे जैसे आर 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। जैसे जैसे π/2 की ओर बढ़ने लगेगा, मतलब थीटा π/4 की ओर बढ़ेगा, तो आर किस कहाँ तक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आर लगातार बढ़ता रहेगा और इनफाइनाइट की ओर टेंड करना स्टार्ट कर लेगा। अगली टेस्टिंग कर लीजिए आप इसकी, 0 थीटा π/4 तक का हो गया। अगला बताइए, अगला क्या है, अगला कर लीजिए आप, मान के चलो थीटा अब जो है π/4 से इंक्रीज हो रहा है, थीटा की रेंज, और π/4 से बढ़ते बढ़ते π/2 तक चला गया। मान के चलो ये होता है, इसको बोलने का मतलब ये 2 थीटा को अब आप क्या ले रहे हैं, π/2 से पाई ले रहे हैं। तो 10 क्या होता है इनमें, आर स्क्वायर इज नेगेटिव, नो पार्ट ऑफ कर्व lying between theta is equal to π/4 and π/2, no part lying, आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, वैसे आप समझ गए होंगे। नो पार्ट लाइंग बिटवीन थीटा इज इक्वल टू π/4 एंड π/2। आगे बढ़िए, ये भी कर दिया, आगे आप ऐसे बढ़ते रहिए, π/2 से 3π/4 कर दीजिए, फिर वो 0 से इनफाइनाइट जाता है। मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिख लेता हूँ मैं, अगर थीटा जो है अब π/2 से 3π/4 तक चेंज होता है, तो फिर आर स्क्वायर क्या हो जाता है, 0 टू इनफाइनाइट। और फाइनल जो चौथा क्वाड्रेंट है वो भी डिस्कस कर लीजिए, जब थीटा क्या होगा 3π/4 से, और जो छोटा सा बच गया है राउंड पाई, वो भी ले लीजिए, तो आप फिर देखेंगे फिर ये इसका बिहेवियर कैसा है, फिर से नेगेटिव, मतलब वहाँ कर्व नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप कंसिडर करते रहिए, और पाई से 2 पाई के बीच का पूरा अगर अब आप होमवर्क में कर लीजिए। पाई से 2 पाई क्यों करना है, क्योंकि थीटा का पूरा रोटेशन कितना होता है, 2 पाई का। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप इसी को ट्रेस कर सकते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन से। तो चलिए लगभग सीधी है ये लाइन, ये देखिए ओरिजिन, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, और ये लाइन y इक्वल टू -x। तो सबसे पहले तो ये लाइन टेंजेंट है, आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 टेंजेंट है, तो ये कर्व ऐसे जाएगा, और फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, बढ़ता, क्योंकि एसिम्पटोट है, प्लस देर तक हो गया, ऐसा कुछ दिखेगा ये, क्योंकि ये क्या है, एसिम्पटोट है। इसके बाद कर्व इस रीजन में कहीं नहीं है, इस पूरे रीजन में कहीं नहीं है, यही हमने अभी प्रूफ किया हुआ है।
उसके बाद जो कर्व है वो यहीं से है, y इक्वल टू 0 टेंजेंट है, मतलब ऐसे है, और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा और फिर ये ऐसे जाएगा। यहाँ से फिर कर्व ऐसा आ जाएगा और यहाँ से फिर ऐसा आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेस फोलियम ऑफ देकार्ते, इसका नाम है फोलियम, फोलियम ऑफ देकार्ते। डेकार्ट, इसे डेकार्ट भी पढ़ते हैं, फोलियम ऑफ डेकार्ट, रेनी डेकार्ट के नाम पे। और इसकी क्वेश्चन क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। कई चीज़ें हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें से पहले क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री किसके अराउंड है, चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं, एक बार क्विक रिकैप हो जाएगा। सिमेट्री y इक्वल टू एक्स पर है। दूसरा, ओरिजिन से पास होता है, या फिर क्या पॉइंट है जहाँ से पास होता है, इंटरसेप्ट क्या है, तो मैं ओरिजिन लिख रहा हूँ, तो ओरिजिन से पास होता है यस। तो तुरंत आप टेंजेंट का टेस्ट कर लीजिए। तो आप टेस्ट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, 2 टेंजेंट है, इसलिए वहाँ पे एक नोड है। तीसरा भी टेस्ट कर लीजिए, क्या इसके कोई इंटरसेप्ट हैं। इंटरसेप्ट मतलब कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिल रहा है क्या, तो कोई इंटरसेप्ट है, नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को नहीं मिल रहा है। अगला क्विक टेस्ट, एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, और वैसे भी हम कई बार निकाल चुके हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0। ये अकेली एसिम्प्टोट है। इसकी कहाँ से पता चली मुझे, पहला तो यह है कि हम इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं, और नहीं तो आप देख लीजिए कैसे एसिम्प्टोट निकालते हैं, 3-4 मेथड हमने डिस्कस किए हुए हैं, उनसे निकाल लीजिए। चौथा, क्या ऐसा हो सकता है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो, एक्स भी नेगेटिव हो, वाई भी नेगेटिव हो, तो नहीं हो सकता है। ये इक्वेशन देख लीजिए क्या है, एक्स नेगेटिव हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कर्व इस नेगेटिव नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब एक क्वाड्रेंट ऐसा है जहां ये कर्व लाई नहीं करेगा, वो कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब कर्व कभी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ही नहीं। आगे बढ़िए। अब आप क्या कर लीजिए, इसको पोलर में कन्वर्ट कर लीजिए। पोलर में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, पोलर में कन्वर्ट आप जब करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, और यही आती है फोलियम की, 3a साइन थीटा कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब कैसे पता चला, आर कब 0 है, आर क्या 0 है, हो सकता है क्या, तो हो सकता है अगर थीटा 0 या फिर π/2 हो, आर 0 हो सकता है, मतलब कर्व ओरिजिन से तो पास होता है, और ओरिजिन से पास होता है, वहाँ पे टेंजेंट क्या है ये भी जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ओरिजिन से कोई कर्व जाता है वहाँ पे टेंजेंट निकालना चाहिए। तो वो हम पहले भी निकाल चुके हैं, ओरिजिन से पास होता है और टेंजेंट निकाल चुके हैं। फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप dr/d थीटा निकालिए और देखिए क्या इन पॉइंट पे नेगेटिव ये 0 है या नहीं है, अगर नहीं है तो डन। तो dr/d थीटा मैं आपको निकालने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप निकाल के चेक करके देख सकते हैं। इतना आएगा 3a cos थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके पूरे नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। इसको करने का पर्पज, इसमें केवल मेन टर्म है वो ये वाला है, इसके नीचे ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा, बाकी कोई 0 हो भी नहीं सकता है, आपको नीचे का लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये क्वांटिटी 0 हो सकती है, और कब 0 होगी, जब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो,
0, तो टेन थीटा कितना हो 1 हो, या थीटा इक्वल टू कितना हो π/4 और 5π/4, दोनों एक ही हैं वो, पर कोई नहीं। थीटा इक्वल टू π/4 और 5π/4, एक से दूसरा निकल जाता है। तो ये लाइन आपके पास है, जब थीटा 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है और आर कब बढ़ रहा है, ये आपको अब डिस्कस करना है। तो इन पॉइंट्स पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इन पॉइंट पे 0 है, हमारा फंक्शन यहाँ पे 0 है। इसका मतलब 0 और π/2 क्या है, टेंजेंट है। 0 और π/2 पे 0 नहीं होना चाहिए, dr/d थीटा। तो dr/d थीटा इन पॉइंट्स पे 0 है, और मैंने आपको टेस्ट बताया था जहाँ पे भी r 0 होता है थीटा की जिन वैल्यू पे, उन पर अगर dr/d थीटा नॉन जीरो होता है तो वही लाइन टेंजेंट है। तो फिर से प्रूफ क्या हो गया, 0 और π/2 दोनों टेंजेंट है। अब आप वेरी करा के देख लीजिए, आर कब कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है। थीटा अगर 0 से π/4 तक बढ़ा, मान के चलो 0 से π/4 तक लगातार बढ़ा, तो आप देख लीजिए आर भी कितना 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा, आर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और 3a/√2 तक जाएगी। उसके बाद आगे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, π/4 से π/2 तक, इसमें भी आप टेस्ट कर सकते हैं, 3a/√2 से घट घट के 0 आ जाता है। आगे भी आप ऐसे ही टेस्ट करते रह सकते हैं कि अगर π/2 से 3π/4 तक हो गया तो ये 0 से इनफाइनाइट जाता है, वहाँ पे आपको एसिम्पटोट मिल जाता है। तो थीटा कहाँ से, मान के चलो अब आप π/2 से और आगे ले जा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते 3π/4 तक ले जा रहे हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होता है और बढ़ते 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 इनफाइनाइट तक जाता है। और यही अगले उसमें भी होता है, 3π/4 टू पूरा राउंड आगे 3π/4 से आगे बढ़ाइए इसे, तो आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेंट में इसमें भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रखिए और कर्व को ट्रेस कर लीजिए। ये कुछ स्टैंडर्ड कर्व हैं जिनका शेप आपको हर टाइम याद होना चाहिए कैसे दिखते हैं, उनमें से एक ही है, इसका नाम है फोलियम ऑफ देकार्ते। और भी कई ऐसे जैसे बर्नौली लेमनिस्केट है, तो या एस्ट्रॉइड है, जिनको हम कर चुके हैं, तो और आप कर लीजिए। तो y इक्वल टू एक्स वो लाइन है जिसके अराउंड ये सिमेट्रिक है, इसकी एक एसिम्पटोट है वो है x प्लस वाई इक्वल टू a, मीन्स ऐसा कुछ ये लाइन तो कुछ ऐसी दिखेगी ये, x प्लस वाई इक्वल टू a। यहाँ पे इसकी क्वेश्चन लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0, ये इसकी एसिम्पटोट है, ये ओरिजिन है x एक्सिस y एक्सिस, और इनसे पास होता है और दोनों एक्सिस टेंजेंट है, मतलब कुछ ऐसा होगा। जब मैंने 0 से π/4 तक चेंज किया थीटा को थोड़ी देर पहले, 0 टू π/4, तो मैंने क्या बताया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये देख लीजिए यहाँ तक, यही लाइन तो π/4 है, मतलब ये यहाँ से बढ़ता रहेगा और 3a/√2 तक जाएगा, और उसके बाद घटते 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 फिर इधर आ जाएगा, पहले बढ़ेगा कुछ ऐसा, फिर घटते 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 यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद बढ़ते 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और ये एसिम्पटोट है ही वैसे भी, और ये भी यहाँ से घटते 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 घटते, इसका शेप थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद या तो यूँ बोलो इनफाइनाइट से घटते 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 आया है, या यूँ कहूँ यहाँ 0 से बढ़ बढ़ के इनफाइनाइट